हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सर्चफुल स्टडी रैंकर्स। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना हाल चाल बता दो। और कैसी चल रही है ज़िंदगी, कैसी चल रही है पढ़ाई? चलो, आज हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, आज हम रैपिड रिवीजन यानी कि धुआं उड़ा देंगे, इस चैप्टर का पूरा ख़त्म कर देंगे, फुटबॉल बना देंगे इस चैप्टर का। लेकिन बात ये है कि ये जो पावर शेयरिंग चैप्टर है ना, ये आपके हिस्ट्री का पूरे सोशल साइंस का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर आई वुड से। पावर शेयरिंग इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन स्टूडेंट्स। हाथों पे उंगलियों पे गिना दूँ मैं, ये चैप्टर आपको इतना आसान है, इतना इजी चैप्टर है ये चैप्टर ना, मतलब पढ़ने के बाद आपको लगेगा ये कोई चैप्टर है भला, मतलब इतना आसान है लेकिन बहुत बढ़िया चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। गिनती के मतलब 4 ही टॉपिक है इसके अंदर, जल्दी से शुरू करते हैं। और इसके रैपिड रिवीजन हम देख रहे हैं, रैपिड रिवीजन सीरीज़ चल रही है। आप अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं बनाए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देख लेना, बहुत बढ़िया है। बढ़िया तरीके से रिवीजन चल रही है, बोर्ड्स को फोड़ना है और बढ़िया से पढ़ाई करनी है हमें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी चीज़ है, अगर नहीं करोगे पाप लगता है बेटा, ठीक है? चलो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनका भी बेचारों का भला हो जाए यार। चलो यार, पावर शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर को बांट देना, है ना? तो सबसे पहले तो हमें तो है ना बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी बताई हुई है। बहुत आसान सी कहानी है, वैसे कहानी है, मैं सुना रही हूँ, आप सुन लेना। पूरा क्रक्स है वो, आपको मैं एनसीईआरटी का निचोड़ पूरा दे दूंगी, ठीक है? बेल्जियम और श्रीलंका की सबसे पहले हमने कहानी देखनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बेल्जियम है ना, बेल्जियम एक छोटा सा देश है, यूरोप के अंदर है। और ये क्या है ना, ये हरियाणा जितना ही बड़ा है। हरियाणा का जितना एरिया है ना, हमारे ताऊ जी का जितना पूरा राज्य उतना तो उनका पूरा देश है। ये जो बेल्जियम है, ये एक कंट्री है, वो 4 कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, जो कि है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। एक तो पेन का साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं, है ना? क्या कहते हैं बेटा, करा जाए थोड़ा सा छोटा? चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना? हाँ, तो क्या है, एक बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, जो कि अपनी 4 कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और इसका जो एरिया वो हरियाणा के जितना ही है, और इसकी पॉपुलेशन है वह हरियाणा की आधी पॉपुलेशन है। हरियाणा की पॉपुलेशन है 2 करोड़ और बेल्जियम की पॉपुलेशन है 1 करोड़। अब इसके अगर हम एथनिक कंपोजिशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और एथनिक कंपोजिशन के ऊपर सवाल आ जाता है, व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या है ना, अलग अलग एथनिक कंपोजिशन है। जैसे कि क्या है, 59% जो लोग हैं वहाँ पे वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, एंड दे लिव डच लैंग्वेज, ठीक है? और जो 40% पीपल हैं, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड दे लिव इन वलोनिया रीजन। ये देखो, यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, फ्लेमिश रीजन है, जो कि डच स्पीकिंग है। यानी कि ये जो इतना एरिया ये येलो से दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये है आपका फ्लेमिश रीजन। और यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है 59%। और ये यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, रेड से वेलोन रीजन है, यानी कि ये जो इतना है ये वेलोन रीजन है। और यहाँ पर क्या रहती है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। और 1% जर्मन भी बोलते हैं, 1% यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो 59 एंड 40% कितने हो गए, ये हो गए आपका 49%, 40% आपके हो गए फ्रेंच स्पीकिंग, और 1% हो गया जर्मन पॉपुलेशन। तो ये हो गया 100% पॉपुलेशन इस तरह से आपकी बटी हुई है, ठीक है? आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर फ्लेमिश रीजन में कौन रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में आपके डच स्पीकिंग रहते हैं, और वेलोन रीजन में आपके फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है इतना। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, उसी तरह से जो आपकी बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, और ये रहा ब्रसल्स, है ना? अब इसमें क्या है ना, अक्षय कुमार वाला मीम है वाला, ऐसे अपोजिट है। यानी कि जो कंट्री में क्या है ना, जो डच स्पीकिंग है वो मेजोरिटी में है, यानी कि 59% पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग है, और 40% क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग है। लेकिन ब्रसल्स में क्या है, खेल उल्टा है। वहाँ पर क्या है, 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि फ्रेंच है वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में है इन दी कैपिटल सिटी ब्रसल्स, और फ्रेंच माइनॉरिटी में है कंट्री के अंदर। और 20% क्या है, डच स्पीकिंग है ब्रसल्स के अंदर, यानी कि खेल है वो वहाँ पर उल्टा है। फिर से रिकॉल करवा रही हूँ बेटा, जो 59% है
वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, लिव्स इन फ्लेमिश रीजन इन द और कैपिटल सिटी ब्रसल्स में क्या है, खेल उल्टा है, वहाँ पर 80% फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 20% डच स्पीकिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रांस में बेल्जियम है ना, वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल थी एज़ कम्पेयर टू डच। डच मेजोरिटी में होकर भी इतने पावरफुल नहीं थे। ठीक है, ये हो गई आपकी बेल्जियम की कहानी। हमें बस इतना बताया अभी तक बेल्जियम में क्या हालचाल चल रहा है, और कुछ नहीं है, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अब अगर हम दूसरी कंट्री, हम श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका क्या है, इंडिया का मैप लेने जाओगे श्रीलंका का मैप फ्री में मिलता है। ठीक है, वही वाला श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2 करोड़ है, यानी कि पॉपुलेशन है वो इसकी हरियाणा के जितनी ही है। ठीक है, अब अगर हम श्रीलंका का अगर हम एथनिक कंपोजिशन देखें, इस पर भी सवाल आ जाता है। तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन स्टूडेंट्स ऐसा है कि वहाँ पर एक मिनट कलर चेंज करते हैं। एक तो यार बढ़िया सा कलर लेते हैं, एकदम मस्त वाला। ये लेते हैं, चलो ठीक है बेटा, कैसा है? हाँ नहीं यार, ये तो ज़्यादा ग्रीन हो गया ना, थोड़ा सा नॉर्मल ग्रीन लेते हैं। ये वाला कैसा है? लाइक दिस इज़ नॉट सो गुड, मतलब ज़्यादा नहीं करते, ये वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ जी, तो श्रीलंका में क्या है, 74% सिन्हाला स्पीकर्स है। एक सिन्हाला एक लैंग्वेज होती है, 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18% क्या है, ये तमिल स्पीकर्स हैं, है ना। क्या है, श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकर्स है और 18% तमिल स्पीकर्स हैं। अब तमिल स्पीकर्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। तमिल में भी क्या है, एक तो श्रीलंकन तमिल्स हैं और एक इंडियन तमिल्स हैं। कैसे, जैसे कि श्रीलंकन तमिल्स वो है जो कि श्रीलंका के नेटिव्स है ना, और इंडियन तमिल्स कौन से हो गए, जो कि जिनके जो फोर फादर्स हैं, जिनके जो पूर्वज हैं वो इंडिया से प्लांटेशन वर्कर की तरह आए थे और वो वहीं पर श्रीलंका में ही बस गए, तो वो हो गए इंडियन तमिल्स। ठीक है, अभी तक 74% क्या है, सिन्हाला स्पीकर्स एंड 18% तमिल स्पीकर्स हैं। अब जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनका अगर रिलीजन देखें तो बुद्धिस्ट है। जो 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो लैंग्वेज बोलते हैं और उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट है वो। और अगर हम 18% जो तमिल्स हैं, तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो दोनों ही क्या बोलते हैं आपके हिंदूज़ भी हैं और मुस्लिम्स भी है, दोनों है। ठीक है, और 7% क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है जो कि सिन्हाला भी लैंग्वेज भी बोलती है और तमिल लैंग्वेज भी बोलती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप करके इमोजी भेज दो। ठीक है, अब यही मैंने जो आपको लिखा बताया है ना मुँह से, यही इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ और कुछ नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ बच्चों, ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये अमृत वाणी निकल रही है मेरे मुंह से, एक एक वर्ड को आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक मैंने ये आपको बता दी बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। अब हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही जगह की, दोनों ही कंट्रीज़ का एथनिक कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करता है बेल्जियम, और कैसे जो डाइवर्सिटी है वो श्रीलंका में डिवीजन कर देती है। क्या गलती करी थी श्रीलंका ने जिस वजह से वहाँ पर लट चल जाते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं कि उन दोनों ने अपनी डाइवर्सिटी के साथ क्या क्या किया। जैसे श्रीलंका है, उसने तो गलत किया बेटा, उसने क्या किया, श्रीलंका वैसे तो इंडिपेंडेंट हुई थी 1948 में, हमारे 1 साल बाद ही हुई थी। ठीक है, अब जो आपकी क्या श्रीलंकन गवर्नमेंट थी ना, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इट अडॉप्टेड सम मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेजी एंड इट अडॉप्टेड सम मेजोरिटेरियन मेजर्स, यानी कि ऐसे कुछ मेजर्स, कुछ ऐसे कदम उठाए वहाँ की सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने, जिससे उन्होंने सिन्हाला स्पीकर्स को फेवर किया। जहाँ पर सिन्हाला की सुपरमेसी को इस्टेब्लिश किया गया, वहाँ पर जो सिन्हाला लीडर्स थे उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो करी, और वहाँ पर श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, इट इज़ अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन वट एवर वे इज वांट डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, यानी कि अपना मर्जी से चलाना। जो कम्युनिटी कंट्री में मेजोरिटी में होगी वो अपने मन मर्जी की करेगी, उसे जो मन होगा वो वही करेगी बस।
ठीक है, वो होता है एक मेजोरिटेरियनिज्म। अब सिन्हाला स्पीकर्स है वो मेजोरिटी में थे श्रीलंका में, तो उन्होंने क्या किया, अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या क्या किया, तो क्या अब यहाँ से पूछ लिया जाता है व्हाट वर दी मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स विच वर अडॉप्टेड इन दी श्रीलंका। सो वो ये थे कि 1956 में एक एक्ट है वो पास हुआ था, जिससे जो सिन्हाला है इट वॉज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दी श्रीलंका। जिससे क्या हुआ, जो तमिल स्पीकर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि सिन्हाला लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अब ऐसी कुछ पॉलिसीज़ लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे दे वर फेवर्ड फॉर यूनिवर्सिटी जॉब्स एंड गवर्नमेंट पोजीशंस। यानी कि जो सिन्हाला जो एप्लीकेंट्स होते थे, जो सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन होती थी, और अगर उसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए तो उन्हें ईजीली मतलब उन्हें जॉब मिल जाती थी, और तमिल स्पीकर्स को जॉब नहीं मिलती थी, उन्हें यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिलती थी, उन्हें सीट्स नहीं मिलती थी। तो इस तरह से मतलब क्या है ना, उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो गया और सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया जा रहा था। ठीक है, अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसमें लिखा हुआ था, जो कि बताता था कि जो कंट्री है, जो श्रीलंका है, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करेगा, बुद्धिज़्म के जो रिलीजन है उसे सपोर्ट करेगा, उसी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इस वजह से जो ये जो सब कर रही थी ना सरकार, इससे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया, और उन्हें लगने लग गया कि उनके रिलीजन के, उनकी लैंग्वेज की कोई कदर ही नहीं है। इसीलिए जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने पार्टीज़ लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी और स्ट्रगल्स स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और वो चाहते थे श्रीलंकन गवर्नमेंट से कि उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए, और रीजनल ऑटोनॉमी वो चाहते थे। जो श्रीलंका है ना, वहाँ पर ये देखो, श्रीलंका में नदर्न पार्ट्स में और ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर ज़्यादा जो आपके तमिल्स हैं वो यहाँ पर कंसनट्रेटेड थे। ठीक है, यहाँ पर तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी, तो वो चाहते थे कि वहाँ पर उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी मिल जाए और इक्वालिटी मिले अपॉर्चुनिटी में, यानी कि वो भी, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये सब उन्होंने डिमांड किया सरकार से, बट द गवर्नमेंट डिनाइड देयर विशेस। गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी। ठीक है, फिर 1980 से क्या हुआ, जो टेंशन्स है वो क्रिएट होने लगी, और कुछ बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल एलाम की भी डिमांड करी। मतलब कि उनका जो कंट्री से उन्हें अलग कर दो, तमिल्स को अलग कर दो उनके देश से। लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसे ही टेंशन्स बढ़ती गई और एक सिविल वॉर लाइक कंडीशन क्रिएट हो गई, और सिविल वॉर है वो वहाँ पर हो गया था श्रीलंका में। सिविल वॉर क्या होता है, यानी कि देश के अंदर ही लड़ाई हो गई थी बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स, उसे आप कहते हो सिविल वॉर। ठीक है, यानी कि एक कंट्री के अंदर ही लड़ाई हो रही है, तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। अब सिविल वॉर हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दंगे हुए, फसाद हुए, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कल्चरल सेटबैक मिला, इकोनॉमिक डिप्रेशन, मतलब इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई, सोशल कल्चरल लाइफ को सेटबैक मिला, और 2009 में ख़त्म हुआ था। तो हमें इससे ये सीखने को मिला कि जो श्रीलंका है उसने मेजोरिटेरियनिज्म को अगर अडॉप्ट किया था, उन्होंने पावर शेयर नहीं की थी, उन्होंने तमिल्स का कोई भी बात नहीं मानी थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर लड़ाइयाँ हो गई थी, दंगे हो गए थे, है ना, और वहाँ पर अकोमोडेशन हुआ, वहीं अकोमोडेशन नहीं हुआ। और बेल्जियम में क्या होगा, बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छे मेजर्स अडॉप्ट किए और वहाँ पर लड़ाई होने से बच गई। क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए बेल्जियम ने, कि वहाँ पर अकोमोडेशन हुआ, वहाँ पर डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया गया, वहाँ पर लड़ाई नहीं हुई, वहाँ पर कैसे हैप्पीनेस को, पीस को कैसे इंश्योर किया गया। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1970 से लगाकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार उन्होंने चेंजेस लाए, और कुछ ऐसे रूल्स उन्होंने लाए कि जिससे अकोमोडेशन हुआ। क्या क्या लाए थे, तो क्या क्या मेजर्स बेल्जियम गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे, तो वो ये रहा। पहला है कि बेल्जियम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया था, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग हो चाहे डच स्पीकिंग है, कोई भी मेजोरिटी में हो कोई भी माइनॉरिटी में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं डच स्पीकिंग के और फ्रेंच स्पीकिंग के इक्वल होंगे। यानी कि अगर 3 डच स्पीकिंग मिनिस्टर है तो 3 ही फ्रेंच स्पीकिंग होंगे, है ना, वो इक्वल होंगे। सो द इट प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या हुआ कि कोई भी डिसीजन है वो एक जो कम्युनिटी है वो
डिसीजन को यूनिलेटरली नहीं ले सकती, अपने एक कम्युनिटी मिलकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, दोनों कम्युनिटीज़ को मिलकर ही डिसीजन लेना होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यानी कि वहाँ पर पावर शेयरिंग हो रही थी, कैसे हो रही थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाई गई, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी गई थी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की अपनी पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस पर हुक्म नहीं चला सकता था। उसके बाद जो ब्रसल्स थी, जो कि कैपिटल सिटी थी, वहाँ पर एक अलग गवर्नमेंट थी, इट हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट, एंड जिसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल थे। वहाँ पर भी ब्रसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो ये जो एक यूनिक चीज़ जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने की ना, वो कहीं नहीं हुआ, वो था उन्होंने एक नई तरह की गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक नई तरीके की गवर्नमेंट बना दी जो कि इलेक्ट की जाती थी, विच वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन रिलीजन कम्युनिटी। वहाँ पर कैसे थी, तीन लैंग्वेज कम्युनिटी थी ना, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, सॉरी मैंने शायद रिलीजन बोल दिया था, वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी कि वहाँ पर 3 लैंग्वेज कम्युनिटी थी, एक डच स्पीकिंग, एक फ्रेंच स्पीकिंग और एक जर्मन स्पीकिंग। तो तीनों की अलग अलग सरकार बनेगी। अब किसी डच स्पीकिंग को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो वहाँ का इशू सॉल्व कर देगा। तो इस तरह से 3 अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, सो विच डील्ड विद द इश्यूज रिगार्डिंग कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज से जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो डील करती थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो ब्रसल्स है ना, ब्रसल्स को हेड क्वार्टर भी चूज़ किया गया था जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था, उस टाइम ब्रसल्स वॉज चूजन एज इट्स हेड क्वार्टर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब आगे अगर हम देखें तो अगला टॉपिक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है, अगर पावर शेयर नहीं होगी तो क्या होगा। हमने अभी कहानी देखी, उनका सॉल्यूशन देखा, पहले हमने बेल्जियम की कहानी देखी, श्रीलंका की कहानी देखी, और फिर देखा कि कैसे श्रीलंका में लट चल गई, लड़ाइयाँ हो गई, दंगे हो गए, और कैसे बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया, वहाँ पर सुख शांति समृद्धि आई। कैसे आई, तो कैसे आई, तो वो हमने देखा, अकोमोडेट किया उन्होंने। ठीक है, अब हमने आगे देखने वाले कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयर करना क्यों ज़रूरी है, तो उसके 2 रीज़न्स हैं। पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, तो उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो है एक मोरल रीज़न, एक है मोरल रीज़न और एक है प्रूडेंशियल रीज़न। ठीक है, एक है मोरल रीज़न और एक है प्रूडेंशियल रीज़न। मोरल रीज़न होता है मतलब कि ये तो अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होगी ही, मतलब मोरल होता है जो कि होना ही चाहिए, ये तो होगा ही ना, तभी तो ये होगा, है ना। अगर मैंने कहा कि आप एक अच्छे बच्चे हो, मैंने अगर आपको एक अच्छा बच्चा कहा है, तो ये बट ऑब्वियस है कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते होगे, आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करते होगे, आप झूठ नहीं बोलते होगे, तो ये आपका मोरल्स है। ठीक है, और प्रूडेंशियल क्या होता है, समझदारी भरा। ठीक है, तो एक प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, तो 2 प्रूडेंशियल रीज़न ही है और 2 मोरल रीज़न है। ठीक है, तो पहला प्रूडेंशियल रीज़न है कि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, यानी कि अगर आप पावर को शेयर कर दोगे ना तो फिर वो लड़ाई नहीं करेंगे दोनों सोशल ग्रुप्स। ठीक है, वो क्या होंगे, जैसे 2 बच्चे हैं, उनको अगर आधी आधी चॉकलेट दे दी तो वो लड़ाई नहीं करेंगे, है ना, अनटिल अनलेस उसे आपकी आधी चॉकलेट भी चाहिए, वो बात अलग है। मैं बात से भटक रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि पावर शेयरिंग करने से जो चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाते हैं, और दूसरा है क्योंकि अब अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है, तो इसीलिए भी पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में। ठीक है, मोरल रीज़न अगर हम देखें तो मोरल रीज़न है यानी कि बट ऑब्वियस है कि अगर आप एक अपने आप को एक डेमोक्रेसी कह रहे हो तो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पावर शेयर करो। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अपने आप को आप अगर डेमोक्रेसी कह रहे हो तो आपको पावर तो शेयर करनी ही पड़ेगी। अगला मोरल रीज़न क्या आ जाता है कि मोरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके साथ पावर शेयर करो विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, यानी कि in a democracy it is very important to share power with those who are influenced by it, है ना, उनसे आपको शेयर करना चाहिए। यही सब इसमें बताया गया था। ये खालिस डायलेमा पर आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। एक ऐसे करके ऐसे कर देना, ठीक है, इससे कोई सवाल नहीं आता है।
आगे अगर हम देखिए व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये एक बड़ा टॉपिक है और इससे क्या है बेटा, या तो पूरा 5 नंबर का सवाल आ जाएगा, पूरा बड़ा पूछ लेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, या फिर क्या है ना उसकी जो अलग अलग 5 तरह की पावर शेयर, जो 4 तरह की आपको पावर शेयरिंग बताई गई है ना, 4 तरह की बताई गई है, उसमें पूरा एक एक पे भी सवाल पूछ लेते हैं, एक एक को भी एक्सप्लेन कराने के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन, गुर्दे, फेफड़े, लंग्स, किडनी, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, उनके बीच में पावर शेयर की जाती है और वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, यानी कि एक ही लेवल पर होते हैं सब कुछ, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। यहाँ पर जुडिशरी बैठी है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पर लेजिस्लेचर है। ठीक है, इट इज़ और यहाँ पर आपको याद रखना है इट इज़ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। एंड यहाँ पर क्या है ना, एक जो गवर्नमेंट है वो दूसरे पर एक्सेस चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, यानी कि इट इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, वन चेक्स द अनदर एंड अदर चेक्स द अदर, इस तरह से होता है। तो ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है और इसमें कोई भी, सबके पास इक्वल पावर होती है, कोई भी एक्सेस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दूसरा है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो कि खड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, तो क्या है, जैसे कि अलग अलग लेवल्स में आपकी जो फेडरल सिस्टम भी कहते हैं, इसे फेडरल सिस्टम, जो कि आपका सिविक्स का पूरा चैप्टर 2 है, जो कि हम आगे देखने भी वाले हैं। उसमें हमें क्या है, एक हमें बताया गया कि कैसे पावर है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होती है। जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर एक लोकल गवर्नमेंट होती है। इसमें क्या है, पावर है वो शेयर की जाती है और ये एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, दिस इज नोन एज अ वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग। और यहाँ पर कोई भी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वो ज़्यादा पावरफुल होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट उससे कम पावरफुल होती है और लोकल गवर्नमेंट उससे कम पावरफुल होती है। तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है और कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे श्रीलंका है, उसने क्या किया था, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसे स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, तो वहाँ पर क्या किया था उन्होंने, पावर शेयरिंग किया था। अब इसी को हम पूरे अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 आपका जो फेडरलिज्म है। नाउ तीसरा जो तरीका है जिससे आप पावर शेयर कर सकते हो, इट इज़ अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में आप पावर शेयर कर सकते हो। जैसे कि जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो आपकी एक एग्जाम्पल थी ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो समाज में अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं वही होते हैं। तो जैसे कि वहाँ पर क्या था, शेयर की गई थी पावर, है ना। जैसे कि जो जर्मन स्पीकिंग थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, जो डच स्पीकिंग थे, उनकी अलग अलग गवर्नमेंट बना दी थी, तो वहाँ पर पावर शेयर कर दी थी। ठीक है, ताकि वो लड़ाई ना करें। जैसे कि इंडिया में वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है, वुमेन रिजर्वेशन है, या फिर कुछ जो लोकल ट्राइब्स हो गए, जो SC STs के लिए जो रिजर्वेशन है, वो भी एक एग्जाम्पल है कि हम पावर शेयर करते हैं सोशल ग्रुप्स के साथ। ठीक है, अगला जो आपका चौथा पावर शेयरिंग है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पार्टी बदल लिया, हाँ। तो क्या था, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो डेमोक्रेसी में क्या है, जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इन्फ्लुएंस करती है ना, उनके ऊपर वो कंट्रोल रखते हैं, वो देखते हैं कि कहीं जो गवर्नमेंट है वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है, तो वहाँ उनके साथ भी पावर शेयर की जाती है। जैसे कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, फार्मर यूनियन बनाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूनियन बनाए जाते हैं, है ना, वहाँ पे यूनियन के साथ पावर शेयर की जाती है। अब कोलिजन गवर्नमेंट है वो भी एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर जो पावर है वो शेयर की जाती है। अलग अलग जो पार्टीज़ होती हैं वो मिलकर अपनी पावर को शेयर करते हैं, मिलकर वो एक गवर्नमेंट को रन करते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल होता है आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयर करी ना, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट को रन करते हैं, उससे आप कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया। ये आपका चैप्टर था, कितना नन्हा सा प्यारा सा चैप्टर था, पूरे 24 मिनट में हमने ख़त्म कर दिया। इतना ईजी चैप्टर है कि बेटा आपको उंगलियों पे समझ आ जाएगा, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है ना। तो ये था आपका चैप्टर, रैपिड रिवीजन था, 25 मिनट में हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया।
मुझे विश्वास है आपको पूरा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको और कौन कौन से लेक्चर देखने आए, आपको कौन सी क्लास की वीडियोस देखनी है, क्या देखना है, और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना एज यू नो इज़ मैंडेटरी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप मुझे बताना। और आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।